हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैलकुलस क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन विलियन विलियन के बारे में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट उन टॉपिकों को पढ़ने के लिए आप लास्ट क्लास देखिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा नया टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म में हम दो पढ़ चुके थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन पढ़ा था और क्या पढ़ा था हमने? क्वथनांक उन्नयन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग हिमांक अवनमन की बात करेंगे। तो आइए ले चलता हूं आपको हिमांक अवनमन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हिमांक अवनमन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए हिमांक हिमांक अवनमन दोस्तों, हिमांक अवनमन क्या होता है यदि हम बात करें? हिमांक अवनमन क्या होता है? मैं उसकी बात कर रहे हैं, हिमांक अवनमन। पहली बात तो आपको हिमांक अवनमन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। हिमांक क्या? आपने बोतल को में रखा, पानी को आपने धीरे धीरे पानी ठंडा होता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, पानी है वो आपका लिक्विड से सॉलिड में चेंज 2 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पर टेम्परेचर लिक्विड और सॉलिड टेम्परेचर लिक्विड और सॉलिड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। लिक्विड और सॉलिड साम्य अवस्था में हो तो आपका क्या है? हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है ताप जिस पर कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है, वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। मैं पहले एक बार हिमांक के बारे में लिख देता। वह ताप पर कोई द्रव द्रव अवस्था से कोई द्रव द्रव अवस्था से उस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप हिमांक कहलाता है। वह ताप हिमांक कहलाता है। बात समझ में आई कि आपने पानी को फ्रिज में रखा, पानी बाहर मटके में था, तो मटके में वो द्रव अवस्था में था। थोड़ी देर बाद में फ्रिज में जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उस बिंदु को, उस ताप को जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हुआ है, लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? हिमांक। से एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों बात क्या है? हमने टीएफ से, टीएफ का मीन्स टेम्परेचर ऑफ फ्रीज, फ्रीजिंग टेम्परेचर, जमने का, जमाव बिंदु। इसी में बात करें जमाव बिंदु, तो उस जमाव बिंदु की बात की हमने पहले हिमांक की परिभाषा की। अब दोस्तों मैं हिमांक
परिभाषा के बाद में बात कर रहा हूँ हिमांक अवनमन। तब शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय लाया जाता है तो विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे हो तो आपका जो विलयन है, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। भाषा में आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप 2 गिलास लीजिए, दोनों में पानी रखिए, दोनों में पानी भरने के बाद में एक गिलास में आप नमक या चीनी डाल दीजिए और उसे डिजोल्व। एक नॉर्मल वाटर है, दोनों को आप फ्रिज में रखिए। दोनों में से जल्दी कौन सा गिलास जमता है? इस गिलास का जो जल है वो जल्दी जमता है। तो आप देखोगे जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल जो वाटर है आपका, उस नॉर्मल वाटर जल्दी जमेगा। क्यों? का हिमांक कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आपने कई बार देखा होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं, वो आइसक्रीम को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए नमक का यूज में, तो आपकी नॉर्मल आइस होती है, नॉर्मल आइस में वो नमक का यूज करते हैं। नमक क्या करता है? उसका हिमांक घटा देता, हिमांक को कम कर देता, हिमांक को क्या कर देता है? कम कर देता है। आगे देखिए आप, विलायक के हिमांक से कम हो जाता है हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिमांक अवनमन कहते हैं, हमने हिमांक अवनमन कहा। अब बात क्या है? हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन इक्वल क्या होगा? हिमांक अवनमन को किसके इक्वल होगा, हम उसकी बात करें। देखिए, विलायक का हिमांक है ज्यादा और विलयन का हिमांक क्या है? कम। ज्यादा में से कम को क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। क्या होगा? विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। हिमांक अवनमन को लिखते हैं हम लोग डेल्टा टी एफ से। विलायक के हिमांक को लिखा हमने टी एफ जी और विलयन के हिमांक को लिखा हमने किससे? टी एफ से। ये आपका फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ जीरो माइनस टी एफ, टी एफ जीरो माइनस टी एफ।
TF क्या है? TF है आपका विलयन का हिमांक, TF0 से विलायक का हिमांक है। और डेल्टा TF क्या है आपका? डेल्टा TF है हिमांक में होने वाला अवनमन, हिमांक में होने वाली कमी। अब देखिए इतनी बातें हमने की। अब हम बात करने वाले हैं बात क्या करने वाले हम लोग बात करने वाले हम लोग देखिए दोस्तों, हिमांक अवनमन में हम क्या बात करने वाले हैं कि हिमांक अवनमन वाष्प दाब से किस टाइप से रिलेटेड है। हिमांक अवनमन है वो वाष्प दाब, जो वाष्प दाब अवनमन आपने पढ़ा था, उस वाष्प दाब अवनमन से किस टाइप से रिलेटेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती था, देखा था हमने। ठीक उसी टाइप से हम ये देखने वाले हैं जो आपका हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन आपके वाष्प दाब से किस प्रकार संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं। बात क्या कर रहे हैं हम लोग? हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन तथा वाष्प दाब में संबंध। हिमांक अवनमन तथा वाष्प दाब में संबंध। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हिमांक अवनमन तथा वाष्प दाब में संबंध। अब इस संबंध को संबंधी रहने देते हैं। संबंध को संबंधी रहने देने से क्या मतलब है? देखिए अब बात कर, तो इसको भी हम एक ग्राफ के बेस पे हम समझेंगे। तो हम किसके बेस पे समझेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम ग्राफ के बेस पे। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, और ये ग्राफ क्या है हम उसकी बात कर। इस टाइप का हमने एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ क्या है हम उसकी बात भी कर लेते हैं एक बार। ये आपका ग्राफ वही है जो आपका किसमें था दोस्तों? क्वथनांक उन्नयन में। क्वथनांक उन्नयन में थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। दोनों में डिफरेंस क्यों है हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो इधर तो आपका क्या है? वाष्प दाब। इधर आपका क्या है दोस्तों? इधर है आपका ताप। इधर वाष्प दाब है, इधर आपका ताप है। ये जो आपको ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपके ठोस अवस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। को रिप्रेजेंट कर रही है ये ठोस अवस्था को रिप्रेजेंट। ये जो लाइन है ये आपकी द्रव है, द्रव अवस्था को, तो जहां से भी ये आ रही है ये आपकी। मेरा कहने का मीन्स यही है दोस्तों कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाए, वो तापमान पर कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप देख सकते हो ये आपका जो ये विलायक के लिए है, ये आपका विलियन फर्स्ट के लिए है, ये आपका विलियन सेकंड के लिए है। देखिए हम बात किस टाइप से करने वाले हैं हम उसकी बात करें। तो यहाँ पे ये द्रव अवस्था में है, यहाँ पे ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। उस अवस्था में जो कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, इस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए
इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है ये? विलायक का फ्रीजिंग क्या है? विलायक का फ्रीजिंग। आई बात समझ में आपको? विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया मैंने। विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट को, विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे नोट करते हैं? विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट को हम नोट करते हैं TFG। आप विलियन पस्ट के लिए देखिए दोस्तों, विलियन पस्ट के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं इस वाले बिंदु पे, इस वाले बिंदु को टेम्परेचर ये है। तो इस वाले बिंदु के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? TF1, क्योंकि ये सॉल्यूशन 1 के लिए है, के लिए है सॉल्यूशन 1 विलियन फर्स्ट के लिए है। इसी टाइप से विलियन सेकंड के लिए दोस्तों, विलियन सेकंड के लिए, विलियन सेकंड के लिए बात क्या होगी? तो विलियन सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देखिए विलियन सेकंड के लिए कहीं ना कहीं ये वाली बात होगी। इसके लिए क्या होगा आपका? TF क्या होगा दोस्तों? F2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ TF। तो बात समझ में आई आपको? 3 सॉल्यूशन है आपके पास। इसको थोड़ा बड़ा साइज में देखिए इधर। ये TF2 हो गया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, विलायक फर्स्ट का ये वाष्पदाब की यदि मैं बात करूं, तो विलायक फर्स्ट का वाष्पदाब कहां पे होगा? विलायक फर्स्ट का वाष्पदाब कहां पे होगा बताओ? विलायक फर्स्ट का वाष्पदाब कहां होगा? ये विलायक फर्स्ट का वाष्पदाब हो गया। क्या हो गया ये? विलायक फर्स्ट का वाष्पदाब हो गया ये। विलायक सेकंड का वाष्प, विलियन फर्स्ट का ये रहा, विलियन सेकंड का ये रहा। तो आपको वाष्पदाब भी दिखाई दे रहे होंगे इस ग्राफ में, आपको वाष्पदाब भी देखिए। अभी ग्राफ मैंने ऐसा ही क्यों बनाया? भाई कोई भी आपका लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? इधर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। इधर डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है किसी भी लिक्विड का, ही लिक्विड का टेम्परेचर यदि डिक्रीज होता है, धीरे धीरे वो लिक्विड से किस में आना स्टार्ट करता है? सॉलिड में। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में आप उसे टेम्परेचर यदि और भी कम करोगे तो वो हमेशा किस में रहेगा? वही सॉलिड में रहेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है यही तो बता रही है कि आपकी अवस्था का परिवर्तन हो गया है, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया है दोस्तों। ठोस अवस्था में जैसे ही वो परिवर्तित हुआ, आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन क्यों आई? कि अब ठोस है, ठोस के अलावा टेम्परेचर कम करोगे तो और कोई अवस्था पॉसिबल है ही नहीं। यदि टेम्परेचर कम करोगे तो रहेगा तो सॉलिड ही। क्या रहेगा? वो सॉलिड ही रहेगा। बात समझ में आई होगी आपको ये वाली? अब देखिए, कोई मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, इसको मैंने डिनोट किया ए, को डिनोट कर रहा हूं मैं, ये डिनोट किया मैंने ए, ये डिनोट किया मैंने बी, टी, और ये है, ये मैंने डिनोट किया। अब आप देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी व त्रिभुज ए, दोनों त्रिभुज देखिए ए बी डी व त्रिभुज ए सी समरूप है। क्या है दोस्तों? त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी क्या है? समरूप।
वाले त्रिभुज को देखिए आप, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो क्या है दोस्तों, समरूप है। तो क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। दैट इज एडी अपॉन ए ई, एडी अपॉन ए ई इक्वल क्या होगा दोस्तों, बी डी अपॉन ई। एडी अपॉन ए ई इक्वल क्या होगा, बी डी अपॉन सी। एडी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हमने इधर डिनोट नहीं किया, इधर देखिए शुद्ध विलायक के लिए P0 P1 P2। तो बताइए एडी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एडी की वैल्यू हो गई P0 माइनस P1। एई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, P0 माइनस P2। बीडी, बीडी की वैल्यू ये देखिए दोस्तों, TF0 माइनस TF1। टीई की वैल्यू TF0 माइनस TF2। तो इधर देखिए दोस्तों, इस वाली जो बात को हम क्या कर सकते हैं, इस वाली बात को P0 माइनस P1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 लिख सकता हूं ना दोस्तों। इसको मैं अपोजिट भी लिख सकता हूं, TF1 TF2 को पहले लिख दूं, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 को मैं बाद में लिख दूं, कोई परेशानी नहीं होगी। इधर देखिए मैंने इसको क्या लिखा दोस्तों, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 इक्वल डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। क्या लिख दिया, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। इतनी बात हो गई। और इसको मैंने क्या लिखा था, इस वाले को मैंने क्या लिखा था, हम वो वाली बातें कर लेते हैं एक बार। हमने लास्ट क्लास में को क्या लिखा था दोस्तों, साफ हो गया इधर। हाँ इधर देखिए, इस वाले को हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा था, डेल्टा TF समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा P। डेल्टा TF समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा P। अर्थात हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के क्या है दोस्तों, समानुपाती है। वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। आगे बात समझ में दोस्तों। तो हिमांक अवनमन और वाष्प दाब में क्या संबंध है, तो हिमांक अवनमन और वाष्प दाब में क्या संबंध है दोस्तों, वो संबंध है, हिमांक अवनमन जो होता है आपका, वो वाष्प दाब अवनमन के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला टॉपिक आपका क्या है, हिमांक अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म है या नहीं है। हिमांक अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म है या नहीं है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इधर देखिए दोस्तों, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या दोस्तों, हिमांक अवनमन क्या है, एक अणु संख्य गुणधर्म है क्या नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। हिमांक अवनमन एक अणु संख्य,
एक अणुसंख्य गुणधर्म। अंक अवनमन क्या है दोस्तों? एक अणुसंख्य गुणधर्म है, के बारे में हम बात करने वाले हैं। अंक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म। तो कैसे बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे जैसे हमने बात की थी क्वथनांक उन्नयन में। और क्वथनांक उन्नयन में क्या बात की थी दोस्तों हमने? हम कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने हमने स्टार्ट किया था क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब के संबंध से। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी किससे स्टार्ट करेंगे? हिमांक अवनमन और वाष्प दाब के संबंध से। तो इधर देखिए दोस्तों, हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन संबंध से। हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन संबंध से। तो क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता है संबंध क्या है? डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या है दोस्तों? डेल्टा पी। डेल्टा टी एफ समानुपाती है, और समानुपात का चिन्ह हट जाता है, बराबर का चिन्ह लग जाता है जब हम लगाते हैं क्या? नियतांक। क्या लगाते हैं दोस्तों? नियतांक। और नियतांक लगाया हमने के, और क्या हो गया? डेल्टा पी। हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं? हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हम ये जानते हैं डेल्टा पी इक्वल क्या होता था? पी बी जीरो एक्स ए। क्या होता था दोस्तों? पी बी जीरो एक्स ए। पी बी जीरो क्या था वहां पे? विलायक का वाष्प दाब। विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता था। हम इधर नोट कर रहे हैं, देखिए इधर डेल्टा टी एफ इक्वल के, डेल्टा टी एफ इक्वल के। डेल्टा पी की जगह क्या लिखूंगा? पी बी जीरो एक्स ए। क्या लिखूंगा? पी बी जीरो एक्स ए। अब आप देख सकते हो कि जो संबंध है ये विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर कर रहा है। एक्स ए क्या है दोस्तों? विलेय की मोल भिन्न है। और यदि ये विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर कर रहा है, मतलब ये क्या है? एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है दोस्तों? ये एक अणुसंख्य गुणधर्म। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हिमांक अवनमन विलेय की मोल भिन्न पर विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है, अतः अंक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक अवनमन क्या है दोस्तों? एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बातें समझ में आ गई आपको कि हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अब मैं बात करने वाला हूँ हिमांक अवनमन, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। हिमांक अवनमन मोललता से किस प्रकार संबंधित है? हिमांक अवनमन और मोललता का संबंध मैं देखना चाहता हूँ। संबंध में बहुत कुछ देखना चाहता हूँ, लेकिन संबंध दिखाई नहीं देते। संबंध प्रूव करने पड़ते हैं। क्या करने हैं दोस्तों? प्रूव करने हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन और मोललता। हिमांक अवनमन और हिमांक अवनमन और मोललता। कौन सी ललता? मोह ललता। क्या दोस्तों?
ललता है। क्या है ये? ललता, मोललता है। ठीक है, हिमांक, अवनमन और मोललता। देखिए, जिस प्रकार से हमने क्वथनांक, उन्नयन और मोललता में संबंध निकाला था, ठीक उसी प्रकार से हम हिमांक, अवनमन और मोललता में संबंध ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं। वी नो दैट, क्या दैट? नो, वी नो डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। समानुपात हटाएंगे दोस्तों, नियतांक लगाएंगे, क्या? बोल के क्या हो गया दोस्तों? डेल्टा पी। आपको पता है डेल्टा पी इक्वल क्या होता था? पी जीरो एक्स ए। मैं लिख रहा हूं यहां से डेल्टा टी एफ इक्वल के, डेल्टा पी की जगह क्या लिख दूं दोस्तों? पी जीरो एक्स ए। क्या लिख दूं दोस्तों? पी बी जीरो एक्स ए। फिर हमने एक बात की, एक्स ए इक्वल क्या होता है दोस्तों? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या होता है दोस्तों? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसके लिए होता है? किसके लिए होता है दोस्तों? ये होती है विलेय की मोल भिन्न। तो मैं एक एक्स की जगह इसको पुट कर रहा हूं यहां से। ये हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल मोल के पी जीरो, एक्स की जगह पुट किया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस होते हैं में विलेय की मात्रा क्या होती है दोस्तों? बहुत कम होती है। और विलेय की मात्रा कम होने के कारण हम वहां पे विलेय की मात्रा को नेगलेक्ट मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट का मीन्स बेटा कौन सी अणु? तनु। कौन सी अणु? तनु। और डाइल्यूट तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन के लिए क्या होता था? एन ए इज वेरी वेरी लेस देन एन बी। तो इक्वेशन, इसको मैंने वन अज्यूम की, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है दोस्तों? डेल्टा टी एफ इक्वल के टी बी जीरो। और अब मैं नीचे वाले एन को छोड़ देता हूं, नीचे वाले एन को छोड़ा, क्या आया? एन ए अपॉन एन बी। क्या आया दोस्तों? एन ए अपॉन एन बी। वी नो, क्या नो? वी नो। हाँ देखिए दोस्तों, एन ए इक्वल क्या होता था? एन ए इक्वल होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक उसी टाइप से एन बी इक्वल क्या होता था? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बस करना कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, डेल्टा टी एफ इक्वल मोल के जीरो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू, बटे में बटा है ना, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एम बी आएगा ऊपर और डब्ल्यू बी कहाँ आएगा दोस्तों? डब्ल्यू बी आएगा नीचे। डब्ल्यू बी कहाँ आएगा? नीचे। क्वेश्चन नंबर क्या चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। देखिए दो, माना, क्या किया? माना स्मॉल के बी जीरो और एम बी को एक नियतांक माना कैपिटल के। क्या माना दोस्तों? कैपिटल के। कैपिटल के क्या है? ये है क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक है दोस्तों? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है।
और ये जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है कि हमने बात की। अब इक्वेशन नंबर 3 में इसको लिख देता हूं मैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा टी एफ इक्वल कैपिटल के डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी लिख रहा हूं परिभाषा, डेफिनेशन लिख रहा हूं किसकी? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। देखिए इधर, इफ यदि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल कितना हो? 1 मोल हो। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या होता है? विलेय के मोल होते हैं, और विलेय के मोल मैंने कितने माना? 1 मोल। और डब्ल्यू बी विलायक के लिए होता है। डब्ल्यू है मतलब ग्राम में मात्रा है। मैंने कितना माना दोस्तों? 1 ग्राम। का मतलब क्या है? यदि आप 1 मोल विलेय को 1 मोल विलेय को किस में डिजोल्व कर रहे हो? 1 ग्राम विलायक में दोस्तों, 1 ग्राम विलायक में घोलने पर 1 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, सॉरी हिमांक में होने वाली कमी दोस्तों, क्या अपन हिमांक पढ़ रहे हैं? घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी। देखिए, आप जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलोगे, डिजोल्व करोगे, तो जो हिमांक में जो कमी होगी वो के इक्वल होगी। ठीक है, तो कमी हिमांक अवनमन, ये मैंने गलत लिख दिया, मेरे को क्वथनांक याद आ रहा था। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या है ये? हिमांक अवनमन स्थिर। क्या दोस्तों? हिमांक अवनमन। ठीक है, हाँ, कमी हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है। हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रख लेना, जेंडर नो। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी, हिमांक में होने वाली कमी क्या है आपकी? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्या है आपका? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें समझ में आई आपको। अब आगे चलते हैं। आप एक बात बताइए, 1 मोल ज्यादा या 1 ग्राम ज्यादा? 1 मोल ज्यादा या 1 ग्राम ज्यादा? तो आप कहोगे कि 1 मोल ऑब्वियसली ज्यादा है। अब ज्यादा यदि विलेय है, तो क्या कम विलायक में घोलना आसान है क्या? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप, अरे क्या हम 1 किलो चीनी को 100 ग्राम वाटर में घोल सकते हैं क्या? आप कहोगे कहाँ घोल सकते हैं, पानी तो थोड़ा सा है, नहीं घुल सकती। वही बात तो यहाँ पे है कि आप 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोल सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटा, ये है ना? ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। प्रायोगिक रूप, किंतु तो प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को, प्रायोगिक रूप से किसको? प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को, तो प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में, 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता।
तो प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। तो फिर क्या करें दोस्तों, हम विलायक की क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 ग्राम। अतः WB इक्वल 1000 ग्राम लेने पर, देखो WB इक्वल 1000 ग्राम लोगे तो देखिए इधर आप WB की जगह कितना लोगे, 1000 ग्राम। WB की जगह कितना लोगे आप, 1000 ग्राम लोगे। और WA अपॉन MA की जगह वही कितना लेना है आपको, 1 मोल लेना है। चलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, डेल्टा TF इक्वल के WA अपॉन MA। WA अपॉन MA की जगह कितना लिया, 1 मोल। WB की जगह कितना लिया, 1000, 1000 लिया। तो यहां से डेल्टा TF इक्वल क्या हो गया, K अपॉन 1000। क्या हो गया, K अपॉन 1000। अब मैं कह रहा हूं माना K अपॉन 1000 इक्वल KF, माना K अपॉन 1000 इक्वल माना लिया मैंने KF। KF क्या है दोस्तों, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये। देखिए इधर यहां से K इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 KF। K इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 KF। मैं कर क्या रहा हूं दोस्तों, समीकरण 4 में ही बात कर रहा हूं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या थी, डेल्टा TF इक्वल, अब देखिए K की जगह क्या लिखूंगा, 1000 KF। K की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, 1000 KF। WA अपॉन MA वैसे की वैसे है, टू 1 अपॉन क्या था दोस्तों, WB। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए दोस्तों दिखाऊं, देखना इधर, डेल्टा TF इक्वल के WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। K की जगह मैंने क्या लिखा, K की जगह क्या लिखा दोस्तों, K की जगह मैंने लिखा 1000 KF। K की जगह 1000 KF, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। देखिए डेल्टा TF इक्वल क्या लिख दूं, KF टू WA अपॉन MA टू 1000 अपॉन WB। दिख गया, दिख गया, क्या दिख गया दोस्तों, आपको फॉर्मूला दिख गया होगा मोललता का, इसका फॉर्मूला दिख गया होगा, मोललता का दिख गया ना। अरे दिखा या नहीं दिखा सभी को, दिखा। क्या दिखा, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। यही तो देखना था, अरे वही तो दिन आया है जिसे देखना था, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। तो देखिए ये एक तो फॉर्मूला कौन सा हो गया, एक तो आपका विलेय का अनुभार, विलेय की ग्राम में मात्रा ज्ञात करने का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास। चाहे आप ये याद कर लीजिए, चाहे आप ऊपर वाला याद कर लीजिए। ऊपर वाला तो हमेशा याद होना ही, वही तो है सबका मालिक एक, अरे वही तो है ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाले को भी याद करके चल, क्योंकि ये तो याद करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो नीचे वाले को पहले याद करो, ताकि ऊपर वाला देखो, सात वालों से सही रहोगे ना तो ऊपर वाला भी देखेगा यार। KF इंटू M, ठीक है, संबंध पता चला, अरे रिलेशन पता चला या नहीं चला, चल गया ना, कि आपका जो हिमांक अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन क्या होता है दोस्तों, मोललता के समानुपाती होता है। वही बात की, कैसे, समानुपात हटाएंगे नियतांक लग जाएगा, तो बड़ी बात लीजिए, TF समानुपाती M। ओके, किसी को कोई डाउट, यदि किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में जरूर लिखें, ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सके, आपके डाउट को। ये बात हो गई। अब आप एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, एक बार इसको देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपको संबंध पता चले। क्या दोस्तों,
अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देखता हूं एक बार। अंक अवनमन का मोल, और मैं सभी को बता देना चाहता हूं क्या, देखो इधर, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, क्या टी एफ समानुपाती एम, समानुपात हटाया, नियतांक लगाया क्या, के एफ एम, फिर एम की वैल्यू लिख दी मैंने, के एफ एम की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू ए अपॉन 2, 1000 अपॉन क्या दोस्तों, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू ए क्या है, विलेय की ग्राम्य मात्रा, डब्ल्यू बी क्या है, लायक की ग्राम्य मात्रा, एम ए क्या है, विलेय का अणुभार, के एफ क्या है दोस्तों, मोलल हिमांक, अवनमन स्थिरांक। बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों सभी को। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये बात सभी को पता चली। अब हमारा अगला अणुसंख्य गुणधर्म है दोस्तों परासरण दाब। कौन सा है, परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो अगले अणुसंख्य गुणधर्म की ओर चलते हैं। अगला अणुसंख्य गुणधर्म क्या है दोस्तों आपका, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब हम बाद में समझेंगे, पहले हमें पता चलना चाहिए परासरण क्या है। दोस्तों परासरण क्या है, ध्यान दीजिए, एक किशमिश याद कीजिए आप, क्या ड्राई फ्रूट्स में, जैसे ही इस किस्म को हमने, ये आपकी है, ये किस्म के ड्राई है आपकी, इस किशमिश को हमने खा के पानी में डाल दिया, खा के किस में डाल दिया, पानी में डाल के पानी है, और इस किस्म को हमने खा के उठा के क्या किया दोस्तों, उठा के क्या किया दोस्तों, इस पानी में हम डाल दिया। अब जैसे ही हमने पानी में डाला तो आपको पता है कि कुछ टाइम बाद में ये किस्म फूल जाती है, फूलने के बाद में इसका जो साइज है ये बड़ा हो जाता है, के बाद में साइज क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर पानी भर गया, इसके अंदर पानी क्या हो गया, भर गया। इसके अंदर पानी कैसे भर गया, उसकी बात है, ध्यान देना। परासरण क्या है,
आपकी दो सांद्रता होती हैं दोस्तों, एक होती है उच्च सांद्रता, एक होती है निम्न सांद्रता। इस निम्न सांद्रता से इस निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से किधर दोस्तों, उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का, क्या दोस्तों, विलायक के अणुओं का स्थानांतरण हो जाता। ध्यान से सुनना, इस निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्थानांतरण हो जाता है। और ये स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है दोस्तों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। जो सेल की, जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, का एक नाम और होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं परासरण की बात कर रहा हूं दोस्तों, परासरण की बात कर रहा हूं मैं। परासरण में देखिए दोस्तों, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य के माध्यम से निम्न सांद्रता से, सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। क्या दोस्तों, क्या बात है कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। अभी सुनना, परासरण के, अच्छा, अर्ध पारगम्य झिल्ली, पर मैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बात कर लेता हूँ। अर्ध पारगम्य झिल्ली का कृत्रिम संश्लेषण, अर्ध पारगम्य झिल्ली का कृत्रिम संश्लेषण के द्वारा हो सकता है दोस्तों। पार्चमेंट ब्लेडर, ये सबस्टेंस हैं, पार्चमेंट ब्लेडर तथा सेलोफेन के द्वारा किया जा सकता है। सेलोफेन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण। ठीक है, अभी परासरण की बात की है मैंने, केवल परासरण दाब की बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से इस परासरण दाब को हटा देता हूँ, दाब को, है ना। हाँ, अब परासरण के उपयोग देख लीजिए एक बार। परासरण का महत्व क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। पहला महत्व, फर्स्ट महत्व क्या है, जैसे ऊर्जाए पुष्पों को
ताजा जल में रखने पर पुष्पों का ताजा होना। क्या बात की हमने कि आपके जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो 4-5 दिन पुराने हो गए, मुरझाने लग गए, वो सूखने लग गए, तो उन्हें आप पानी में रख दीजिए। वो ऑटोमेटिक उस पानी को एब्जॉर्ब करके परासरण की क्रिया के द्वारा क्या होंगे, वो वापस ताजा ताजा आपको दिखाई देने लगेंगे। दूसरी बात, कच्चे आम को नमकीन या लवणीय जल में रखने पर सिकुड़ना, वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। तीसरी बात, आप आरबीसी को लवणीय जल में रख दीजिए तो भी वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसको जब आप जल में रखते हो या किसी कोशिका को आप जल में रखते हो, कोशिका का फूल जाना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके परासरण। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे उनके बारे में हमने बात की। कच्चे आम वाला ये जो एग्जाम्पल है, ये 2017 में पूछा गया है। कच्चे आम को लवणीय जल में रखने पर क्या होता है? तो कच्चे आम को जब लवणीय जल में रखेंगे क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चे आम को जब लवणीय जल में रखेंगे तो लवणीय जल की सांद्रता अधिक होती है, तो कच्चे आम से जो जल है कहाँ पे जाने लगेगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाने लगेगा, और कच्चा आम क्या हो जाएगा दोस्तों, का। अब मैं बात कर रहा हूं परासरण दाब की। इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, परासरण दाब की। ध्यान दीजिए, परासरण दाब। अब ये है क्या, समझना। ये आपका कोई बीकर है, ठीक है। ये आपका कोई बीकर हो गया। ये आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है, ये डिवाइडेड है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या है दोस्तों, डिवाइडेड है। मैंने कहा में आपका सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन है। में क्या है दोस्तों, आपका विलियन है। इसमें यदि मैं बात करूं, ये आपका विलायक है। क्या है दोस्तों, आपका विलायक है। अब दोस्तों आपको भी पता है कि विलयन की सांद्रता अधिक होगी। विलयन की सांद्रता क्या होगी दोस्तों, अधिक। और विलायक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, निम्न होती। अब होगा क्या, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर होगा। विलायक के अणुओं का क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर होगा। देखिए इस टाइप से विलायक के अणु क्या होंगे, आपके विलायक से विलयन की तरफ आएंगे। अब विलयन की तरफ आएंगे, विलायक जो विलयन है, इस विलयन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। विलयन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये वाला जो पिस्टन है
इधर मूव करेगा नीचे की तरफ। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पर मैंने एक दाब लगाया। यहाँ पे क्या लगाया, वो दाब भी ऐसा दाब लगाया, वो दाब है ना, उस दाब की वजह से ये परासरण की प्रक्रिया रुक गई। दाब, इस दाब ने क्या किया, परासरण की प्रक्रिया क्या हो गई दोस्तों, रुक गई। अब मैंने दाब लगाया, दाब की वजह से परासरण की प्रक्रिया रुक गई। तो वो जो दाब है जो परासरण की प्रक्रिया रोक दे, अरे वही तो परासरण दाब है, कि वह दाब जिसे लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहला। डेफिनेशन देखिए, यहां पे लिख देता हूं। वह दाब अधिक से लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। परासरण दाब कहलाती है। वह दाब अधिक से लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, वही क्या है आपका, परासरण दाब है। वही क्या है दोस्तों, परासरण दाब। अब ध्यान दीजिए, परासरण दाब से संबंधित नियम, मैं बात कर रहा हूं परासरण दाब का नियम। तो परासरण दाब का नियम क्या है, परासरण दाब का नियम यह है कि किसी दी गई सांद्रता पर, किसी दी गई सांद्रता पर जो परासरण दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है। या इसको अपोजिट तरीके से बोल सकते हैं, किसी दिए गए ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। कि दिए गए ताप पर जो परासरण दाब होता है वो किसके समानुपाती, सांद्रता की। परासरण दाब को हम डिनोट करते हैं पाई से, किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती सी डॉट टी। टी क्या है यहाँ पे, सांद्रता। टी क्या है यहाँ पे, परम ताप, केल्विन में ताप। पाई इक्वल कांस्टेंट लगाया आर सी टी, कांस्टेंट क्या लगाया, आर। आर क्या है यहाँ पे, गैस स्थिरांक है। कि डिफरेंट वैल्यूज होती है, आर की डिफरेंट वैल्यूज होती है, 8.314 भी होती है, 0.0821 भी होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है ना। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, आर की दो वैल्यूज है, 8.314, ठीक है, 0.0821, ठीक है ना। के बारे में अलग से बात कर लूंगा, ठीक है दोस्तों, के बारे में भी अलग से बात करेंगे हम लोग। तो आर क्या है, गैस स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, सांद्रता इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए, मोल अपॉन आयतन होगा या नहीं होगा, बताइए। मोल, अरे मोलरता में पढ़ा है, मोल अपॉन आयतन, बस वही नोट कर रहा हूं मैं। तो यहां से पाई इक्वल, एक ही जगह मैंने क्या लिखा दोस्तों, एन अपॉन वी आर टी। क्या लिखा मैंने, पाई इक्वल एन अपॉन वी आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, विलय के। वी क्या है, वॉल्यूम है। आर क्या है, गैस स्थिरांक। और टी क्या है आपका, परम ताप, केल्विन में ताप है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन क्या है, मोल किसके, विले के। वी क्या है, विलियन का आयतन। आर क्या है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और परम ताप किस में होता है दोस्तों, केल्विन में। तो होता है दोस्तों, केल्विन में होता है। तो पाई इक्वल फॉर्मूला आया एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी आर टी। अब यहां से पाई का एक और फॉर्मूला हम देखेंगे, और वो कौन सा देखेंगे, अणुभार वाले संबंध में देखेंगे। में देखेंगे दोस्तों, अणुभार वाले संबंध में। देखिए चलिए इसको हम से चलेंगे। देखिए पाई इक्वल क्या है दोस्तों, एन अपॉन वी आर टी। पाई इक्वल क्या है, एन अपॉन वी आर टी। एन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, ए मीन्स विले। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई इक्वल एन ए अपॉन वी और ये आर टी। एन ए की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए टू वी आर टी। ये वाला फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। तो यहीं से परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, एक एक बात समझ में आई होगी। तो इन सभी बातों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए आप, बड़ा अच्छा पेपर रहेगा आप लोगों का। और सभी क्वेश्चन हमारे पास से आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। कल की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसमें हम असामान्य अणुभार वन हाफ गुणांक लेके आने वाले हैं, और फिर उसके बाद इस चैप्टर के सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।